हाँ भाई, एक्सरसाइज 3.1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे पहले हम सीख चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन या रेखिक समीकरण है ना, लीनियर इक्वेशन या रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन होती क्या है? रेखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन वे इक्वेशन होती है जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है, हाईएस्ट घात कितनी होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो। हाईएस्ट पावर 1 होगी तो वो क्या हो जाएगी अपनी रेखिक। जैसे क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, चाहे x की देखो चाहे y की देखो, हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी हाईएस्ट पावर जिसकी 1 हो वो अपनी लीनियर इक्वेशन होती है, रेखिक समीकरण होता है। आ गई बात समझ में यहाँ तक? ये तो सिंपल फंडा है। अच्छा, हमारी पावर 2 हो जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये कौन सी इक्वेशन हो जाती? ये द्विघात समीकरण हो जाता, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती। कहानी समझ में आ गई? रेखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट है सबको। पावर 3 होगी तो क्यूबिक इक्वेशन, इस तरीके से ना, आपको यहीं तक समझना है वैसे 10th लेवल पर। अब क्या होता है वेरिएबल, वेरिएबल की बात करूँ जैसे x प्लस 2x इज इक्वल 10, ये कितने वेरिएबल में? ओनली सिंगल वेरिएबल है, 1 वेरिएबल है, क्योंकि x ही दिख रहा है। अब वो x एक बार दिखे 2 बार दिखे वो मैटर नहीं करता है, बात समझ आ गई? दिख खाली x रहा है तो ये कितने वेरिएबल हो गए? एक वेरिएबल, एक चर वाला रेखिक समीकरण हो गया। अब 2 चर वाले रेखिक समीकरण कैसे होते हैं? ये लीनियर इक्वेशन दिख रही है, हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है x की? x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। y की देख लो, भले हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर सबसे बड़ी घात 1 हो, मतलब वो इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन है। ये फंडा तो क्लियर है, रेखिक समीकरण हो गया। और क्योंकि यहाँ कितने वेरिएबल आ रहे हैं, x और y, 2 आदमी है, तो यहाँ कितने वेरिएबल हो गए? तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर का नाम ही इसी पे डिपेंड है पूरा। आगे बात समझे? इसमें आप कभी भी सिंगल वेरिएबल में आप नहीं पढ़ेंगे इक्वेशन, हमेशा 2 वेरिएबल आएंगे, ठीक है, 2 चर वाले रेखिक समीकरण। चैप्टर का नाम क्लियर हो गया सबसे पहले? चैप्टर का नाम क्लियर है। अब हम आते हैं चैप्टर के अंदर 3.1 की 3.1 है क्या, इसके बेसिक्स की बात करते हैं। अच्छा, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, जैसे कि मान लेते हैं 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन अपन ने मान ली, ये हो गई 2x प्लस 3y इज इक्वल 10। जो स्टैंडर्ड हमारी कंडीशन होती है, जो मेन कंडीशन होती है, स्टैंडर्ड जो कंडीशन होती है, वो इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये मेन स्टैंडर्ड कंडीशन होती है हमारी। धरती पर कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कोई भी रेखिक समीकरण 2 चर वाला इसी रूप में होता है हमेशा। जैसे आपको पहले भी एग्जांपल बता रखा है कि अगर आदमी की परिभाषा क्या है भाई, एक आदमी को आप क्या देखे आदमी मानते हैं कि एक पूंछ होती है, 4 हाथ से चलता है, नहीं होती है ना। एक स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन हम ये मान के चलते हैं कि 2 हाथ हो, 2 पाँव हो, 1 नाक हो, हमारे जैसे चल रहा हो, इस तरीके से। समझ गए आप? हाँ, इसमें अपवाद है कि हाँ हमारे साथ कोई लंगड़ा हो, तो समझ गए, तो वो अपवाद है, बाकी ये कंडीशन मान लेते हैं ना आदमी क्या होता है, ये होता है। ऐसे ही धरती पर हर बार लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है? ये होती है। अब वो कहानी अलग है कि आपको दिखे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल 0 है, कुछ है ही नहीं तो c की जगह, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलो इक्वेशन मुझे लिखनी हो 2x प्लस 7 बराबर 0 होता तो अभी इस शक्ल में हो सकती है। कैसे? ध्यान से देखो, ये शक्ल ऐसी है, आपको दिख नहीं रही है, दिखाऊं कैसी है? x वाला आदमी हो गया 2x, x हो गया, प्लस y वाला कोई आदमी है वहाँ? क्या y वाला कोई आदमी है इसमें? यानी कितने y हो गए? 0 y हो गए, बात खत्म। यानी कि 0 y, एक भी y नहीं है तो 0 y हो गया, 0 y हो गया। कहानी समझ आ गई? और प्लस c यानी कितना हो गया वो? 7 हो गया। तो आपको भले ही ये चीज़ और वो चीज़ अलग लगे, लेकिन अलग है नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 y, 0 से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। यहाँ चूर चूर हो गया है, बात ही खत्म हो गई। यहाँ तक आई बात समझ नहीं आई? यानी कि 0 का y से मल्टीप्लाई, ये चीज़ हट जाएगी, वो है वो 2x प्लस 7 ही है। मैंने आपको ऐसी शक्ल करके बता दी उसकी। आगे बात समझे? आगे सबको बात समझे? यानी कि जब जब आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी, वो उसकी फॉर्मेशन क्या होगी? हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस सी होगी।
यहाँ तक किसको नहीं क्लियर हो तो पूछो। बात समझ में आ गई। हमेशा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाला रेखिक समीकरण आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी होगा। कंप्लीट हो गई चीज। हाँ, यहाँ तक चीज कंप्लीट है। अब हम आते हैं आगे। अब हमारे पास सपोज दो इक्वेशन हो। पहली इक्वेशन सपोज कुछ हो सकती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0। जैसे आपकी क्लास में भाई जैसे मान लिया दो यश हो, दो यश होते तो क्या करते हैं, यश 1 यश 2 नाम देते ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 1 उसका सरनेम हो गया। आई बात समझे। क्लास में अपने होता है ना, एक ही नाम के 2-3 बंदे हो तो उनके आगे 1 2 3 लगा दिया जाता है। भले इक्वेशन आपकी ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपके पास दो इक्वेशन दे देता तो आप एक इक्वेशन को a1x और b1 और c1 से आप काउंट कर लोगे। बात समझ आ गई। और दूसरी इक्वेशन आपके लिए क्या हो जाएगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0 हो जाएगा। तो ये आपकी इस तरीके से दो इक्वेशन हो जाएगी। कहानी समझ में आ गई। कभी भी दो इक्वेशन, जैसे x का एग्जाम्पल अपन ये ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल 7। ठीक है, एक इक्वेशन है तो आपको दिख जाएगा x के साथ जो होता है वो क्या होता है, तो ये आदमी आपके लिए क्या हो गया, ये आदमी आपके लिए क्या हो गया, ये हो गया। y के साथ जो होता है वो क्या होता है, ये आदमी आपके लिए क्या हो गया, और जो अकेला होता है वो क्या होता है, तो ये आपके लिए c हो जाएगा। बात समझ आ गई ना। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर आपके सामने इक्वेशन ही आपके सामने दो दे दी हो तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। जैसे इक्वेशन एक और दे दी, मैंने लिख दिया यहाँ पे 5x प्लस 10y इज इक्वल 10। अब अगर कोई आदमी ये बोलता है ना कि ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा, ये भी c हो जाएगा, तो फिर a ये भी है, a ये भी हो गया सेम। समझे आप, दोनों आदमी अलग अलग है ना। तो इसके लोगों को हम नाम दे देंगे, इसके लोगों को नाम दे देंगे a1 b1 c1 और इसको a2 b2 c2 नाम दे देंगे। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। जब दो इक्वेशन आती है ऐसे हम नाम दे देते हैं। इसीलिए आपके सामने मैं दो कंडीशन मान के चल रहा हूँ। जब जब आपके सामने दो इक्वेशन आएगी तो हम क्या करें, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है, 2 वेरिएबल है ना, दो चर, तो आपके सामने हमेशा दो इक्वेशन आएगी। इसीलिए हमारा सब कुछ a1 b1 c1 a2 b2 c2 चलेगा। कहानी यहाँ तक कंप्लीट है। अब कंडीशंस बता रहा हूँ, 3 मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान रखना, एक ही बार में चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, पहली कंडीशन आपकी चलेगी, ध्यान लेना है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 एंड a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। एक कंडीशन तो होगी जब पीछे वाले नॉट इक्वल होंगे, आई बात समझ में। एक कंडीशन होगी जब आगे वाले नॉट इक्वल होंगे, और एक कंडीशन होगी जब तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। चीज़ समझ में आ गई। ये तीन ही कंडीशन होगी आपके सामने। पूरा 3.1 हमारा जो चैप्टर खत्म हो जाएगा इन्हीं कंडीशन पे खत्म हो जाएगा। ये कंडीशन अभी समझा रहा हूँ, ढंग से समझ लो कि आपका पूरा चैप्टर क्लियर है। 3.1 सॉरी है ना, एक्सरसाइज 3.1। आई बात समझ में, तो ध्यान देना है। अच्छा, 3 कंडीशन बनेगी। पहली तो क्या हो जाएगा, b1 b2 और c1 c2 नॉट इक्वल आएंगे, बराबर नहीं आएंगे। मतलब ठीक है, बराबर को काट रखा है, इसका मतलब क्या, ये बराबर नहीं है। या तो ये दोनों नॉट इक्वल आएंगे, या आगे वाले नॉट इक्वल आएंगे, या सारे इक्वल आएंगे। चीज़ कंप्लीट है। कहानी समझ आ गई। यहाँ तक चलते हैं आगे। अच्छा, किसी स्कूल में हो गया चैप्टर, तब तो आती होगी ये कंडीशन। अच्छा, ये हो तब क्या होता है, हाँ ध्यान देना है। 4 व्हीलर देखिए, हाँ देखिए, बैठे हो अंदर, ठीक है। 4 व्हीलर में ना तो थार की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, 4x4 की। अच्छा, 4x4 क्यों होता है, उसका नाम पता है? चारों टायर चलते हैं, तो बाकी कौन सी 2 गाड़ी 2 टायर, बाकी कौन सी 2 टायर पे चलती गाड़ी, ध्यान देना। ओ ठीक है, हाँ तो ध्यान देना कि जो नॉर्मल कार होती है ना वगैरह, तो नॉर्मल कार के क्या होता है, जब चालू कोई कार आप पीछे से उठा लो,
हमेशा उठेगी नहीं आपसे ना, ट्राई मत करना। लेकिन अगर उठा लो पीछे से ना, जॉन इब्राहिम बन के पीछे से कार उठा लो ना, तो कार चलती नहीं, चाहे उसकी कितनी रेस दे दो। क्यों? पीछे वाले टायर फ्री हो जाते हैं, वो पूरा सिस्टम पीछे वाले टायर पे लगा होता है, तो चलती नहीं। कहानी समझ आ गई? जैसे बाइक ही देख लो ना, कोई बाइक चला रहा हो, हम मजाक करते हैं, पीछे से बाइक रोक लो, वो रेस दिया करे, टायर घूमेगा भले, चलेगा नहीं, क्योंकि कंट्रोल सारा पीछे वाले टायर पे होता है। बात समझ आ गई? तो कंट्रोल सारा पीछे वाले टायर पे होता है। अगर पीछे वाला टायर ही बंद हो, नहीं चले, पीछे वाला टायर ही नहीं चले, तो गाड़ी चलेगी क्या? चलेगी नहीं। हमें चलानी नहीं, लिख देना, कोई हल नहीं, करना ही नहीं हल, नो सॉल्यूशन। नहीं समझ आई चीज? पहली कंडीशन याद रखने का ट्रिक समझ में आ गया भाई? गाड़ी का पीछे वाला टायर ही नहीं चल रहा है, गाड़ी नहीं चलेगी। अब इक्वेशन पीछे वाला ही नॉट इक्वल है, तो गाड़ी चली, इक्वेशन हो ही नहीं सकती है, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। जब ऐसी कंडीशन आ जाती, हम समीकरण, हम इक्वेशन सोल्व ही नहीं करते। कंप्लीट फंडा पहला फंडा क्लियर है। अब क्या हो गया? आगे वाला नॉट इक्वल, आगे वाला नॉट इक्वल। तो आगे वाला जब नॉट इक्वल होता है तो ध्यान रखना अद्वितीय हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल, या बोल सकते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी मतलब कि ऐसा और नहीं हो सकता, एक ही सॉल्यूशन होगा। आई बात समझ में? कहानी समझ में आ गई? और जब तीनों ही इक्वल हो तो कोई समस्या ही नहीं है, कोई टायर बंद नहीं है, जितनी चला सको गाड़ी चलाओ, यानी अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? मेनी सॉल्यूशन। यहां तक अगर किसी को कंडीशन नहीं समझ में आई तो आप कह सकते हो कि नहीं हमें नहीं चीज समझ में आ रही। कंप्लीट है? यहां तक कोई कंडीशन नहीं समझ में आई किसी को? हाथ खड़ा करके पूछ लो फटाफट, क्या नहीं समझ में आया? हाँ, अद्वितीय हल, आगे वाला जब नॉट इक्वल आता है तो ध्यान रखना अद्वितीय हल होता है, इसमें एक ही बार हल होता है। जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो पता पड़ जाएगा। आई बात समझ में? इसमें यूं तो ही नहीं कि ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसमें यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल होंगे। यानी कि हम कोई इक्वेशन सोल्व करते हैं ना कि उसका आंसर आ गया फिक्स, वो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन ही होता है। कहानी समझ में आ गई? और कुछ? और यूनिक सॉल्यूशन के हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। कंप्लीट है? मेन कंडीशन है, समझ में आ गई ना? याद करने का तरीका याद करनी है। कंप्लीट है? ठीक है, अब आगे आते हैं हम। ये तो हो गया हम सॉल्यूशन करेंगे नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब कथाएं हो गई। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हाँ, ठीक है। अब इसके आगे इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा, है ना, कि ग्राफ कैसे बनता है इनका। हाँ, वो सब हम बात करेंगे। एक बार बेसिक सीख लो तो आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? कोई हल नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? लाइंस पैरेलल होगी। क्या होगी? मतलब समांतर रेखाएं होगी। ये क्यों होगी अभी दिखा देता हूं मैं। समांतर रेखाएं होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। हाँ, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेदी करेगी। और अनेक हल होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा, तो रेखाएं क्या होगी? समपाती होगी, कोइंसिडेंस। ठीक है, कोइंसिडेंस होगी यानी कि समपाती होगी। यहां तक चीज क्लियर है? अब होता क्या, ये हमारा सब कुछ जैसे बेसिक हो गया। अब एक नॉर्मल से हम ग्राफिकली मेथड की बात कर लेते हैं। जैसे आपको इक्वेशन सोल्व करते हैं ना, नॉर्मल से आपने कोई इक्वेशन सोल्व की, कोई बात नहीं, सारी कथाएं सुननी है, कुछ भी नहीं लिखना है। जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, ये मेरी गारंटी है। आगे बात समझे? पूरा फोकस, पूरा ध्यान इधर है। ठीक है, अब अपने को ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको कोई इक्वेशन दे दी है,
2x प्लस 3y इज इक्वल 10 एंड 3x प्लस 5y इज इक्वल 7। आप क्या करोगे इसे सोल्व करने के लिए? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, पता ही है ऐसे इतने सारे मेथड है, विलोपन जो भी है, ठीक है, प्रतिस्थापन, विलोपन, जिस भी मेथड से आप करोगे। तो कुल मिला के जब आप इनको सोल्व करेंगे तो आपका x और y आ जाएगा, x और y आ जाएगा। सॉल्यूशन करने का वैसे भी तरीका पता है। सपोज आपको इजी समझाने के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं 2x ही है, ठीक है, 2x। तो आप क्या करेंगे, इनको साइन चेंज करके ऐसे कैंसिल आउट करके ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे सोल्व करेंगे तो आपका x और y आ जाएगा। यहाँ तक चीज़ समझ आ गई? सोल्व करके आया ना। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि बिना ही सोल्व के आ जाए। बिना ही सोल्व के भी हम ला सकते हैं ना, कि हमें इन इक्वेशनों को सोल्व नहीं करना पड़े। और बिना ही सोल्व के कैसे आ सकता है? वो है ग्राफिकली मेथड। कौन सा मेथड है? ग्राफ से भी होता है ये क्वेश्चन। अब ग्राफ से क्या होता है, ध्यान दो, इधर देखो। जैसे मैंने इस लाइन का ग्राफ बनाया, ये तो लास्ट पिछली क्लास में 9th में बनाया होगा आपने, बनाया ना। इस क्लास का मैं मतलब सॉरी इस क्लास क्या, इस लाइन का ग्राफ बनाया अपन, ठीक है। इस लाइन का ग्राफ बनाया तो आपकी सपोज कोई लाइन बनी होगी, हम ऐसे एक बार लाइन ले रहे थे ना, ठीक है। तो सपोज इस इक्वेशन की लाइन ये हो गई, ध्यान से समझना, इस इक्वेशन की लाइन ये हो गई, ठीक है। तो इसकी भी तो लाइन बनाई होगी हमने, लाइन बनाई होगी, और इसकी लाइन सपोज ये हो गई। चीज़ क्लियर है? इसकी लाइन ये हो गई। जब इनकी लाइन एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर जाती है तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो इसके x और y होते हैं। आपको पता ही नहीं, आंसर वही होता है में से। नहीं समझा मेरी बात? मेरी बात समझ आई? आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, आपका जो भी x y आएगा ना, आप इन लाइन का ग्राफ बना के देखना, x y वही होगा हमेशा। नहीं आई चीज़ समझे? आ गई? जैसे इन दोनों को सोल्व किया, आपका 2 और 3 आया, 2 और 3 आया। आप इनका ग्राफ बनाओगे ना, ऑटोमेटिक ये लाइन 2 और 3 पे ही इंटरसेक्ट करेगी, फिक्स है। नहीं आई चीज़ समझे? कंप्लीट फंडा क्लियर है यहाँ तक? ये सॉल्यूशन होता है, इसी को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी अपन नहीं बोलते ये आदमी यूनिक है, यानी इसके जैसा कोई नहीं है, उसका मतलब होता है यूनिक, ठीक है। जैसे ये सर बहुत यूनिक है, मार साहब यूनिक है ना, कोई बात नहीं। जैसे ये मार साहब यूनिक है, अब ये मार साहब यूनिक मतलब इनके जैसा दूसरा कोई नहीं। हाँ, थैंक यू। तो कहानी समझ आ गई ना? यूनिक का मतलब ये होता है, ये जो यूनिक है ना वो ये, कहाँ गया यूनिक? ये रहा। आगे बात समझे? कंप्लीट समझे आगे चीज? अब यूनिक होता है इसके जैसा दूसरा कोई नहीं हो, मतलब ये यूनिक कैसे बताओ ना, इसकी बहुत सारी लाइनें होती है। आपने सपोज इसको सोल्व किया, इसमें आपके x2 आया और y3 आया। कोई दूसरा पार्कर पेन से, कोई सेलो पेन से, कोई जेल पेन से क्वेश्चन कर रहा है, सबका आंसर अलग अलग आएगा क्या? सबका 2 3 आएगा ना भाई। इस इक्वेशन का अगर आंसर 2 और 3 है, इस इक्वेशन का अगर आंसर 2 और 3 हो तो आप किसी भी मेथड से कर लो, आपका आंसर फिक्स है 2 3 आएगा। चाहे रफ कॉपी में करो, चाहे क्लासमेट की कॉपी में करो, किसी भी कॉपी में करो। समझे आप मेरी बात? तो यूनिक हुआ क्यों हुआ? इसीलिए यूनिक कहा जाता है। अभी आपको जो डाउट था वो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, चार समझ आ गई। फिर भी मैं आपको एक बार ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन तीनों का बता देता हूँ, कैसे कथाएं क्या होती है। हाँ, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन समझ लेना है सबको इधर ध्यान से। नहीं, उसमें तो वो उसके साथ वो भी आ जाता है पॉइंट। हाँ, आप समझो इधर। अच्छा, पहला जो है समांतर रेखाएं होगी ना, कोई हल नहीं होगा। अब तुम मुझे ये बताओ, एक बार समझना कॉन्सेप्ट को, बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, एक ही बार में समझने जैसा है। हमने 2 लाइनें ली थी ना, दोनों इक्वेशन को सोल्व की। जैसे कुछ भी ले लो इक्वेशन, वापस आपके लिए 2x + 3y = 7, ये रेंडम में कोई है ना, यूनिक। आप सोल्व करके बोलोगे हमारी लाइन अलग बन रही। मैंने हर कुछ लिया आपको समझाने के हिसाब से ओनली। ये 2 अपने इक्वेशन है। सपोज आप इसको सोल्व कर रहे हो और x y आ ही नहीं रहा है, हल ही नहीं हो रहे, तो कभी आपकी लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है। इंटरसेक्ट करेगी तो पॉइंट तो आएगा कॉमन और आंसर होगा। अब आपका कोई हल ही नहीं है, कोई हल नहीं, तो मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है, मतलब लाइन कैसी होगी? नहीं समझे आप मेरी बात?
मतलब सपोज आपकी फर्स्ट लाइन आपकी ये जा रही है, ठीक है, और सेकंड लाइन भी आपकी ये जा रही है, मुझे बताओ कहीं पे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है? तो कभी आपका इसमें एक्स और वाई आ सकता है, इसीलिए इसका क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। कोई हल नहीं होगा वो पैरेलल क्यों होता है, चीज समझ आ गई? जब नो सॉल्यूशन होगा वो पैरेलल लाइन क्यों होगी, समझ आ गई चीज? अच्छा ये दो पूछिए, आप यूँ मत समझना, कन्फ्यूजन आपको होता है, हम ये याद रखें या ये याद रखें या ये याद रखें, चीज़ें अलग हैं, ये पूरी एक ही चीज़ है। ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में साथ में घुसा के समझा रहा हूँ, क्योंकि साथ में अच्छा समझ में आ जाएगा और आ भी रहा होगा। वैसे चीज़ें समझ आई, अलग से बताऊंगा आपको, नई नई चीज़ लगेगी। चीज़ क्लियर है? आपको ध्यान रखना, पीछे वाला नॉट इक्वल तो कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। आगे वाले नॉट इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। और तीनों ही इक्वल है तो मेनी सॉल्यूशन होंगे, अनेक हल होंगे। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? फिर हाँ, इसकी ये सेपरेट है, इसका ग्राफ तो बनेगा, दोनों का हल नहीं है, एक्स वाई नहीं आ सकता दोनों का। भाई आप कोई भी लाइन ले लो, धरती पर ऐसी कोई लाइन ही नहीं जिसका ग्राफ नहीं बना पाओ। एक्स कुछ भी रखो, वाई तो आएगा, नहीं समझे? ग्राफ तो फिक्स है, बनेगा, इसका भी ग्राफ बनेगा, उसका भी बनेगा, आपस में रिश्ता नहीं होगा कभी, क्योंकि कोई गुण नहीं मिल रहा है। कहानी समझ में आ गई? और जब कोई गुण नहीं मिले तो विवाह हो ही नहीं सकता। हाँ, चीज क्लियर है यहाँ तक? तो वो आ गया, ठीक है। अब इसका क्या होगा, ये तो सबको पता है, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल होगा। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब रेखाएं क्या करें एक दूसरे को, तो आपका एक्स और वाई आ जाएगा। नहीं आ रही चीज समझे? नहीं आ रही चीज समझे किसी को? हाँ, किसी को नहीं आ, पूछ सकते हो वापस फटाफट, हाथ खड़ा करके क्विकली फटाफट। कोई डाउट? हाँ, वापस बता देते एक बार, ठीक है। अगर आपने दोनों इक्वेशन सोल्व किए ना, सपोज दोनों इक्वेशन आपने सोल्व किए, और जब दोनों इक्वेशन आप सोल्व करोगे तो आपके सामने क्या होगा, इसका सॉल्यूशन आएगा। एक मिनट है ना, एक मिनट। हाँ, 2x + 3y = 10, 5x + 3y = 7। क्लास 10th के अंदर हमने ग्राफ बना रखे हैं, बनाए ऐसे ग्राफ तो बनाए थे ना। तो सपोज इस लाइन का ग्राफ ये हो गया और इस लाइन का ग्राफ ये हो गया, दोनों के ग्राफ बन गए, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ बना और इसका जो ग्राफ बना, तो ग्राफ बना है तो ग्राफ की लाइनें भी बनाओगे आप। अब मैं यूं बोल रहा हूं कि दोनों लाइनें जब एक दूसरे को सपोज इंटरसेक्ट करती हैं यहां पे, ये आपका एक्स और वाई होता है। आप चाहे दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे फिर भी एक्स वाई वही आएगा। कहानी समझ आ गई? अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे, अब सोल्व होगा, हल होगा, तब एक्स वाई आएगा। कोई हल ही नहीं होगा तो एक्स वाई आ सकता है कभी? और धरती पर जब जब इंटरसेक्ट करेगी वह तो एक्स वाई आएगा ही आएगा। यानी एक्स वाई आई नहीं, उसके लिए रेखाएं क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए, एक जैसी, कहीं एक दूसरे से मिलनी नहीं चाहिए। जब मिल गई वह आपका एक्स वाई आ जाएगा। चीज समझ आ गई? और एक्स वाई आ गया तो फिर सॉल्यूशन तो हो गया ना। यानी कोई हल नहीं है, मतलब रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी, कभी नहीं मिलनी चाहिए। आई बात समझे? क्या नहीं आ रही है? नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हो। चीजें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। यानी कि आपका इसीलिए जब कोई हल नहीं होगा तो रेखाएं समांतर हो गई। अब हल होगा, ठीक है, अद्वितीय हल है, यानी हल है तो रेखाएं क्या होगी? प्रतिच्छेद हो गई। अब अनेक हल है, यानी कि जब मैं इन दोनों को सोल्व कर रहा हूं ना, तो एक्स वाई का कोई एक वैल्यू नहीं आ रही, खूब सारी वैल्यू आ रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? हाँ भाई, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हाँ, सोचो सोचो, क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ मार साहब, कंडीशन लिखाई है तो पॉसिबल तो होगा। तो हाँ तो कर देते हैं, हमारे क्या ज़्यादा। हाँ सुनो, कैसे पॉसिबल है? देखो, मैंने ये कहा जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है ना, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो फिक्स से क्या आएगा? एक्स और वाई आएगा। कहानी समझ आ गई? अब एक बार प्रतिच्छेद करेगी तो एक ही बार एक्स वाई आएगा, एक ही बार आएगा ना। अब हम बात कर रहे हैं कि मेनी सॉल्यूशन, अनेक हल। अनेक हल का मतलब बहुत सारे एक्स वाई आ रहे होंगे। तो क्या ऐसा होता है कभी? क्या एक लाइन नहीं जा रही, ये डिंग 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 डिंग, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई आ गए वहां से। नहीं समझे बात? ये होगा
तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये रेखा नहीं होती कभी, है ना, ये रेखा नहीं होती है, इसको वक्र बोलते हैं, कर्व। ठीक है, रेखा का मतलब फिक्स है, लाइन। तो रेखाएं तो प्रतिच्छेद करेगी, एक ही सॉल्यूशन आ सकता है। मुझे बताओ नेक्स्ट सॉल्यूशन कैसे आ सकते हैं, कब आ सकते हैं? सोचना है आपको, दिमाग बिल्कुल लगाना, चाहे आपको नहीं आ रहा हो फिर भी दिमाग बिल्कुल लगाना है, क्योंकि दिमाग लगाने से ही क्या होता है, चीजें सोल्व होती है। हाँ जी, हम इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, तू सेपरेट मत घुसा, तू सिंगल इक्वेशन की बात कर रही है, इसमें तो कुछ लगाते जाएंगे। हल कब होते हैं? दो समीकरणों का हल होता है। मतलब मैं यूं कह रहा हूं कि ऐसी दो समीकरण दे दी तेरे को, अभी हमने विलोपन विधि से हल नहीं किए थे, ऐसे दो समीकरण दे दिए, तो विलोपन, प्रतिस्थापन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से सोल्व कर, एक्स वाई के बहुत सारे मान आ सकते हैं, तू कह रही रखते जाओ आते जाएंगे। नहीं समझी मेरी बात? तू ग्राफ बना रही इसका, वो कह रही एक्स रखते जाओ आते जाएंगे, तू ये बस की बात कर रही, वो तो ग्राफ हो गया एक लाइन का, मैं तो दोनों की सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि तूने हल किया, x का मान 4 आया, अब x किसी में रखेगी तो y एक ही बार आएगा, तू कह रही है कि रखते जाओ आते जाएंगे, कैसे रखते जाओ आते जाएंगे? नहीं समझी मेरी बात? चीजें समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ भैया, पीछे बात नहीं समझे? किसी को डाउट? डाउट ही है सबको, आ रहा किसको रहा है? हाँ सुनो मेरी बात बताता हूँ। अगर मैं आपको यूं बोलूं, अगर मैं आपको ये बोलूं, मैंने पहली लाइन ये ले रखी है, पहली लाइन मैंने ये ले रखी है, और मेरी इच्छा हो गई, क्या इच्छा हो गई कि दूसरी लाइन भी इसके माते से ले लूं, एकदम ऊपर ऊपरी, एकदम ऊपर ले लूं, खींच सकते बिल्कुल, दो लाइन है, कहानी समझ आ गई? पहली लाइन खींची, उसके ऊपर कैसे खींच सकते मैं बताता हूं। आपने ग्राफ बनाया, आपके सामने दो इक्वेशन बन रही है, आपने पहली इक्वेशन का ग्राफ बनाया तो आपकी ग्राफ की लाइन ये बनी, आपने जब दूसरी इक्वेशन की लाइन बनाई तब भी आपका ग्राफ क्या बना, इसी के ऊपर बना। ऐसे बनते हैं ना, इन रेखाओं को क्या बोलते हैं? समपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं? समपाती, कोइंसिडेंस लाइन। कहानी समझ आ गई? अब सुनना, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है बिल्कुल, जैसे 1 2 3 1 2 3, ठीक है, मैं आपको यूं कह रहा हूं 1 2 3 1 2 3, इस पॉइंट पे दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट क्या है? सेम है भाई। मैं दोनों लाइन का, जैसे नहीं होता इसमें और इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही बिंदु प्रतिच्छेद करती थी भाई, दो लाइनें जब आड़ी टेढ़ी जाएगी तो एक बिंदु भी मिलेगी। अब जब एक ऊपर जा रही है ना, ऊपर जा रही है एक दूसरे के ऊपर, तो मैं कह रहा हूं क्या इस पॉइंट पे दोनों लाइन मिल रही है? क्या मिल रही है ना, ऊपर ही, नहीं तो इस पॉइंट पे मिल रही, नहीं मिल रही? इस पॉइंट पे, अच्छा इस पॉइंट पे, अच्छा इस पॉइंट पे, धरती पर कितने ही पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पे एक है, क्योंकि ऊपर ही जा रही है, एक ही पॉइंट पे सेम होगी। नहीं समझे मेरी बात? यानी कि अनेक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन कब होंगे? जब लाइनें क्या हो, एक दूसरे के ऊपर हो। इन्हीं ऊपर वाली लाइनों को समपाती रेखाएं बोलते हैं, कोइंसिडेंस रेखाएं बोलते हैं। नहीं आई मेरी बात समझे? नहीं आई मेरी बात समझे? यानी कि आप, मेरे ख्याल से क्लियर समझ में आ गया अनेक हल के लिए समपाती रेखाएं क्यों होती है। कहानी समझ आ गई? यानी कि अनेक हल के लिए, मेनी सॉल्यूशन के लिए समपाती रेखाएं क्यों होगी, इसके लिए आपके सामने चीजें एकदम क्लियर है। एकदम क्लियर क्या है कि अगर आपकी फर्स्ट लाइन ऐसे जाती है तो आपकी बिल्कुल आराम से हम बोल सकते हैं कि सेकंड लाइन भी कैसे जारी होगी, इसके ऊपर ही जारी होगी। ये आपके तीनों के ग्राफ हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो इधर आपकी जानकारी के लिए बना देता हूँ भले, फर्स्ट सेकंड थर्ड। चीज़ क्लियर है? फटाफट नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस यही समझना था और आगे सब कल्याण 3.1 खत्म हो जाएगी। हाँ, सब कुछ बेसिक क्लियर है। एक छोटी सी एक लाइन की बात है, वो और खत्म कर देते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ये तो आपको ठीक है, सबको समझ में आ गया। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, विशेष, वो विशेष बात क्या होगी?
हाँ, जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो चीजें क्या होगी? असंगत होगी। क्या होगी? असंगत होगी, इनकंसिस्टेंस होगी। क्या होगी? इनकंसिस्टेंस होगी। चीजें क्लियर है? जब कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंस। यही ध्यान रखना है, यही ध्यान रखना है। भाई एक क्लास है, 30 जने बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ ये बंदा होशियार है, तो ये क्वेश्चन बनता ही नहीं, बाकी के क्या है? डेढ़ है। समझ गए चीज? मेरी बात समझे आप? 10 बच्चे बैठे, मैं कह रहा हूँ ये 2 जने सच्चे, बाकी के 8 का क्वेश्चन ही नहीं है, झूठे हैं। आई बात समझे? तो वही बात है, खाली कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो चीजें असंगत होगी, इनकंसिस्टेंस होगी, बाकी तो क्या होगा? कंसिस्टेंस, संगत। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है? संगत असंगत पूछते हैं तो वो कॉन्सेप्ट अलग रखना है, इसीलिए मैंने हाईलाइट करके व्हाइट मार्कर कर दिया है। कहानी समझ आ गई ना? जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत, कोई हल ही नहीं है, असंगत, बाकी कुछ भी हो सब संगत, ठीक है? इनकंसिस्टेंस कब होगा? जब नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं तो इनकंसिस्टेंस, बाकी हर बार कंसिस्टेंस। कंप्लीट हो गई चीजें? चले आगे। अब कहानी समझ आ गई? ये उतार लो एक बार, उतरना हो तो पोस्ट कर।